Hello friends, I am Prachi. Welcome to this channel. Today's our topic is MCQs based on C language. So this is the part 2. In the last video, means in first part, we see the basic questions based on C language. Total 35 questions we discussed in the last video. So next 35 questions we see in this video. जो बेसिक क्वेश्चंस थे जैसे कि सी लैंग्वेज को डेवलप किसने किया, कब किया, कौन से लैबोरेटरी में किया, ये सब क्वेश्चंस हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। सो अब हम हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे स्टार्ट करते हैं। सो नाउ हियर वी स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इफिशिएंट। इनमें से कौन सा मोर इफिशिएंट है, मोर मेमोरी इफिशिएंट है। सो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है स्ट्रक्चर, सेकेंड है यूनियन, थर्ड है बोथ स्ट्रक्चर एंड यूनियन, एंड डी है डिपेंड्स ऑन सिस्टम। सो इनमें से कौन सा मोर मेमोरी इफिशिएंट है, स्ट्रक्चर है या यूनियन है या फिर दोनों है। सो इनमें से ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन बी दैट इज द यूनियन। Union is more memory efficient. Why? Because memory made in union only one time for biggest member and then is share. So इसीलिए यूनियन क्या है, मोर इफिशिएंट है स्ट्रक्चर से। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑपरेटर टू कंपेयर टू वेरिएबल्स। इनमें से कौन सा ऑपरेटर करेक्ट है टू वेरिएबल को कंपेयर करने के लिए। सो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शंस है। फर्स्ट है इक्वल, देन सेकंड है एक्सक्लेमेशन एंड इक्वल, थर्ड है इक्वल एंड फोर्थ है डबल इक्वल। सो हम सी लैंग्वेज में इक्वल को क्या किसके लिए शो करते हैं, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन का मीनिंग क्या है कि हम अगर टू वेरिएबल को हमें कंपेयर करना है तो हम इनमें से कौन सा ऑपरेटर यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा इक्वल, सेकेंड है हमारा नॉट इक्वल, जो हम इंग्लिश में एक्सक्लेमेशन यूज़ करते हैं उसे हम लैंग्वेजेस में नॉट बोलते हैं। और या तो फिर हम कंपेयर करने के लिए इक्वल ऐसा टाइप करेंगे या तो हम 2 बार इक्वल ऐसा ऑपरेटर यूज़ करेंगे। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 4 ये हमारा करेक्ट होगा। जब हम टू वेरिएबल को कंपेयर करेंगे तो हम ये वाला ऑपरेटर क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। सो हमारा 4th ऑप्शन करेक्ट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कमेंट। इनमें से कौन सा करेक्ट कमेंट है। हमें पता है कि हम जब कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं या फिर टाइप करते हैं तो हमें ऊपर क्या लिखते हैं, कमेंट लिखते हैं। और वो कमेंट कैसे लिखते हैं, किसके बीच में लिखते हैं। सो यहाँ पे जो सिम्बल्स दिए हैं स्टार स्टैश या स्टार या स्लैश स्टार कमेंट या फिर इन कर्ली ब्रेसेस कमेंट, तो हम कैसे लिखते हैं। सो इनमें से कौन सा करेक्ट है। सो ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट है। हम जब कमेंट लिखते हैं तब हम क्या कह देते हैं, बैकस्लैश देते हैं और फिर क्या लिखते हैं, स्टार लिखते हैं। देन हम जो कमेंट लिख रहे हैं, जैसे कि हम कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करना हो तो हम क्या लिखते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन, या तो हम लिखते हैं अलजेब्रिक ऑपरेशंस जो हम कर रहे हैं वो हम वहाँ पे लिखते हैं। तो कमेंट में हम वो लिखते हैं, मतलब कि हम कमेंट से क्या देते हैं कि किसी दूसरे को हम इंफॉर्मेशन देते हैं कि हमने ये प्रोग्राम किसके ऊपर लिखा है। जब कोई दूसरा हमारे प्रोग्राम को पढ़े तो उसे समझ में आए कि इस प्रोग्राम में क्या है। हमें तो पता है कि हमने उस प्रोग्राम को टाइप किया है, लेकिन जब कोई दूसरा हमारे प्रोग्राम को देखे तो वो समझे कि इस प्रोग्राम में क्या है। तो वो हम किसके हेल्प से लिखते हैं, कमेंट की, इसलिए हम वहाँ पे क्या लिखते हैं, कमेंट लिखते हैं। तो हमें कमेंट कैसे लिखना है, वहाँ पे स्लैश देते हैं फिर स्टार, उसके बीच में हम हमारा जो टाइटल है या फिर हेडिंग है वो लिखते हैं और फिर स्टार देते हैं और फिर स्लैश देते हैं। तो ये हमारा कमेंट का स्ट्रक्चर हुआ, हम ऐसे कमेंट लिखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द पैरामीटर्स स्पेसिफाइड इन द फंक्शन आर कॉल्ड। जो पैरामीटर्स होते हैं फंक्शंस में उसे हम कैसे स्पेसिफाइड करते हैं और उसे क्या कहते हैं।
सो हमारे पास 4 ऑप्शंस है, एक्चुअल, फॉर्मल, वैल्यू या फिर ऑल। सो ऑप्शन 1 करेक्ट है। द पैरामीटर्स स्पेसिफाइड इन द फंक्शन आर कॉल्ड एक्चुअल। हमारा क्वेश्चन था कि जो हम कॉलिंग के टाइम फंक्शन में जो पैरामीटर यूज़ करते हैं उसे हम क्या कहते हैं। पैरामीटर स्पेसिफाइड इन द फंक्शन कॉल आर कॉल्ड, जो हम कॉलिंग के टाइम फंक्शन में पैरामीटर यूज़ करते हैं उसे हम एक्चुअल कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है, एक्चुअल। द पैरामीटर स्पेसिफाइड इन द फंक्शन कॉल आर कॉल्ड एक्चुअल। कॉलिंग के टाइम हम फंक्शन पैरामीटर में जो यूज़ करते हैं उसे हम एक्चुअल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द आस्की वैल्यू ऑफ स्पेस कैरेक्टर। जो आस्की वैल्यू है वो क्या है, स्पेस कैरेक्टर में आस्की वैल्यू क्या है। सो यहाँ पे आस्की का फुल फॉर्म सभी को पता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। सो इसमें जो हम वैल्यू यूज़ करते हैं स्पेस कैरेक्टर के लिए वो कितनी होती है। सो हमारे पास 4 ऑप्शन है, 32, 0, 65 या 255। सो ऑप्शन ए करेक्ट है, 32 मीन्स आस्की वैल्यूज ऑफ स्पेस कैरेक्टर कितने होते हैं, 32। और अगर हमें पूछा जाए कि आस्की में कितने कैरेक्टर होते हैं तो तब हमें क्या बताना है कि उसमें टोटल 256 कैरेक्टर होते हैं फ्रॉम 0 to 255। और हमें स्पेस कैरेक्टर पूछा जाए तो हमें 32 बताना है, और कैरेक्टर पूछा जाए तो हमें 256 ये आंसर देना है। तो हमें यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। जब हमें आस्की वैल्यू ऑफ स्पेस कैरेक्टर पूछा जाए तो हमें 32 बताना है, और जब हमें कैरेक्टर्स पूछे जाए तब हमें 256 ये आंसर देना है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 41। C program are converted into machine language with the help of। C लैंग्वेज क्या करता है, कन्वर्ट करता है प्रोग्रामिंग को मशीन लैंग्वेज में। तो वो किससे हेल्प से करता है, किसकी मदद से वो प्रोग्रामिंग को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है, एडिटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर या फिर नॉन ऑफ अबव। सो हमारा थर्ड जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, दैट इज कंपाइलर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सिर्फ सी लैंग्वेज के लिए नहीं बल्कि सभी लैंग्वेज के लिए इम्पॉर्टेंट है कि या फिर कौन से भी प्रोग्रामिंग के लिए, क्योंकि जो प्रोग्रामिंग को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं, कंपाइलर कहते हैं, या फिर वो हम कहते हैं कि वो कंपाइल करना है या फिर वो कंपाइल हो गया। तो तब ही हम कहते हैं जबकि ये प्रोग्रामिंग को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है तो उसे हम कंपाइलर करते हैं। या फिर प्रोग्रामिंग को हम मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं वो किसके हेल्प से करते हैं, कंपाइलर के। सो हमारा थर्ड ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिवर्स्ड कीवर्ड फॉर सी। इनमें से कौन सा हमारा रिवर्स्ड कीवर्ड नहीं है, ऑटो, केस, मेन या फिर डिफ़ॉल्ट। सो इनमें से मेन जो है वो हमारा रिवर्स्ड कीवर्ड नहीं है। ऑप्शन थर्ड क्या है, करेक्ट है। यहाँ पे जो मेन है वो क्या नहीं है, कीवर्ड नहीं है, इसलिए हमने मेन ऑप्शन चॉइस किया, चूज़ किया हमने मेन, बिकॉज मेन इज़ नॉट ए कीवर्ड, रिजर्व्ड कीवर्ड नहीं है। हमें बताना था कि सी लैंग्वेज में कौन सा रिजर्व्ड कीवर्ड नहीं है, नॉट ए रिवर्स, यहाँ पे हमें चाहिए रिजर्व्ड। सो मेन इज नॉट ए कीवर्ड, सो इसीलिए ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी वॉज प्राइमरीली डेवलप्ड एज सिस्टम प्रोग्रामिंग, जनरल पर्पस, डाटा प्रोसेसिंग या फिर नॉन। सी लैंग्वेज को किसके लिए डेवलप किया गया था। सो अवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, C was primarily developed as system programming।
एवरी फंक्शन मस्ट रिटर्न ए वैल्यू। क्या हमें एवरी फंक्शन में मस्ट रिटर्न लिखना मस्ट है, क्या ज़रूरी है? तो यस, नो, कैन नॉट से। सो हम एस को करेक्ट चूज़ करेंगे, मतलब हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। मतलब यहाँ पे यस हम नहीं कह सकते, क्योंकि जब हम कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करेंगे तब हम रिटर्न लिखना हमारे लिए कंपलसरी होता है, लेकिन किसी भी फंक्शन में हम रिटर्न लिखना ज़रूरी नहीं मानते। तो हमारा ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट होगा। आंसर है हमारा नो। एवरी फंक्शन मस्ट रिटर्न ए वैल्यू, सो करेक्ट आंसर इज़ नो। हमें किसी भी फंक्शन में या फिर एवरी फंक्शन में हमें रिटर्न लिखना कंपलसरी नहीं होता या फिर हमें ज़रूरी नहीं होता। सो ऑप्शन 2 करेक्ट है, नो। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हियर सी विच इज़ द ओनली फंक्शन ऑल सी प्रोग्राम मस्ट कंटेन। ऐसा कौन सा फंक्शन है जो कि हम सी प्रोग्रामिंग में लिखना ज़रूरी है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, सिस्टम पेरेंथेसिस, स्टार पेरेंथेसिस, मेन पेरेंथेसिस या फिर गेट सी एच पेरेंथेसिस। इनमें से कौन सा जो मस्ट है हमारे लिए कि हम हर प्रोग्राम में उसे क्या करते हैं, लिखते ही है, या फिर वो इम्पोर्टेंट है? तो हमारा ऑप्शन सी है, जो कि मेन है। हम मेन से ही प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करते हैं, तो हमारा मेन इम्पॉर्टेंट है, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, ऑप्शन सी, मेन पेरेंथेसिस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट वेरिएबल टाइप। इनमें से कौन सा करेक्ट वेरिएबल टाइप नहीं है? डबल, इंट, कैरेक्टर या फिर रियल। सो यहाँ पे ऑप्शन डी आंसर है, मतलब जो वेरिएबल टाइप है वो रियल नहीं है, डबल है, इंट है और कैरेक्टर है। डबल इंट मीन्स इंटीजर एंड कैरेक्ट मीन्स कैरेक्टर। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, दैट इज द रियल इज नॉट ए करेक्ट वेरिएबल टाइप। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 47, विच लूप एग्जीक्यूट एट लीस्ट वंस इवन कंडीशन इज फॉल्स। इनमें से कौन सा लूप एग्जीक्यूट होगा जब हमारी कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी? सो यहाँ पे ऑप्शन है डू व्हाइल, व्हाइल, फॉर एंड फॉर ईच। सो क्वेश्चन नंबर 47 का हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, डू व्हाइल, मीन्स विच लूप एग्जीक्यूट एट लीस्ट वंस इवन कंडीशन इज फॉल्स। इनमें से कौन सा लूप एग्जीक्यूट होगा एटलीस्ट वंस इवन कंडीशन जब हमारी क्या होगी, फॉल्स होगी? तो ऑप्शन ए करेक्ट है, डू व्हाइल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज प्री डिफाइंड। इनमें से कौन सा फंक्शन जो है वो प्री डिफाइंड है? प्रिंटफ, प्रिंट पेरेंथेसिस, इनपुट पेरेंथेसिस, मेन पेरेंथेसिस या फिर एसक्यूआरटी पेरेंथेसिस। सो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है, एसक्यूआरटी पेरेंथेसिस। ये क्या है, हमारा प्री डिफाइंड फंक्शन है। जब आप इसकी थ्योरी सीखेंगे तब आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा, बट ये एमसीक्यूज़ भी अगर आपने थ्योरी समझ चुके हैं आप इसकी या आप सी लैंग्वेज को सीख लिए हैं, तब आपको ये बहुत इजी जा रहा होगा। और अगर आपने सी लैंग्वेज को नहीं समझा है और आप पहले एमसीक्यूज सीख रहे हैं, तभी आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन जिन्होंने पहले से ही सी लैंग्वेज को पढ़ लिया है उनके लिए ये बहुत इजी होगा। सो हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या है, ऑप्शन डी, एसक्यूआरटी, मीन्स एसक्यूआरटी फंक्शन क्या है, ये प्री डिफाइंड फंक्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन आस्की वैल्यू ऑफ अपर एंड लोअर केस ऑफ द सेम लेटर इज। मतलब आस्की वैल्यू अपर एंड लोअर केस के लिए क्या है, डिफरेंस क्या है इनमें से? सो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास 0, 32, 48 and 255. So difference between ASCII value of upper and lower case of the same letter is 32.
ऑप्शन बी इज करेक्ट. Next question is, what is the size of structure always? Equal to its biggest data member size, equal to sum of its all data member size, equal to its smallest data member size. तो हमारी जो स्ट्रक्चर की साइज होती है वो क्या है? तो हमारा जो ऑप्शन 2 है वो करेक्ट है. इक्वल टू सम ऑफ इट्स ऑल डाटा मेंबर साइज. इसकी साइज किसके इक्वल होती है? जो कि ऑल डाटा मेंबर की जो साइज सम होता है उसके इक्वल इसकी साइज होती है स्ट्रक्चर की. सो ऑप्शन बी करेक्ट है, इक्वल टू सम ऑफ इट्स ऑल डाटा मेंबर साइज. देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ प्रोग्राम. यहाँ पे जो प्रोग्राम दिया है, मेन parenthesis curly braces int constant n is equals to 5 then semicolon. हम किसी भी प्रोग्राम को ऐसे ही लिखते हैं. then n प्लस प्लस semicolon printf then in parenthesis in bracket डबल इन्वर्टेड कॉमास में हमने लिखा है मॉडुलस डी. हमने क्या किया, इन्वर्टेड कॉमर्स को कंप्लीट किया, देन हमने कॉमा दिया और फिर एन लिखा. तो हम एन किसके लिए लिखते हैं? यहाँ पर हमने नंबर के लिए, वैसे हम परसेंट एन लिखते हैं, नॉट अ परसेंट एन स्लैश एन लिखते हैं नेक्स्ट लाइन के लिए. बट हमने यहाँ पे नेक्स्ट लाइन के लिए यूज़ नहीं किया, हमने ये एन वैल्यू के लिए यहाँ पे यूज़ किया है. तो हम जब ऐसा प्रोग्राम लिखेंगे तो हमारा आउटपुट क्या आएगा? सो हम यहाँ पे देखते हैं कि इंट कॉन्स्ट एन इज इक्वल्स टू 5 है. तो इंट मतलब इंटीजर वैल्यू के लिए हमने यहाँ पे लिखा है कांस्टेंट. यहाँ पे हम परसेंट डी हमने जो लिखा है, यहाँ पे हमने ये मॉड्यूलस नहीं लिखा है, यहाँ पे हमने परसेंट डी लिखा है. तब हम ये परसेंट डी कब यूज़ करते हैं? जबकि हम इंटीजर टाइप की वैल्यू लिखते हो तब हम परसेंट डी लिखते हैं या फिर आई भी लिखते हैं. तो हमने इसके लिए परसेंट डी लिखा है इंटीजर वैल्यू के लिए. और यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है और इज इक्वल्स टू 5 है. तो जब हम एन प्लस प्लस करेंगे तो क्या उसकी वैल्यू चेंज होगी या सेम रहेगी? सो जब हम ऐसा आउटपुट लेंगे तब हमें क्या आएगा? एरर आएगा. सो ऑप्शन सी करेक्ट है. सो इसका आउटपुट हमें एरर में मिलेगा. देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53 इज, सो यू सी, प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ प्रोग्राम मेन पेरेंथेसिस. यहाँ पे जो प्रोग्राम है हम उसे पढ़ते हैं, क्या है? मेन पेरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस इंट आई इज इक्वल्स टू 1 सेमीकोलन इफ इन ब्रैकेट आई प्लस प्लस एंड आई इज इक्वल टू 1. हम इन प्रोग्रामिंग में इक्वल टू के लिए डबल 2 बार इक्वल टू का साइन लिखते हैं. प्रिंटफ ट्रू और प्रिंटफ फॉल्स. जब हम ऐसा प्रोग्राम लिखेंगे तब हमारा आउटपुट क्या आएगा? ट्रू आएगा, फॉल्स आएगा या फिर एरर आएगा या फिर इनमें से कोई भी नहीं आएगा. तो हमें यहाँ पे आई की वैल्यू क्या लिखी है? 1 और उसको प्लस प्लस भी किया है. तो हमारा आउटपुट क्या आएगा? फॉल्स आएगा. Why our output is false? Because in program here condition is if I plus plus and I equal या फिर I equal 1. तो यहाँ पे I प्लस प्लस लिखा है तो हमारा क्या आएगा? I equal 1 मतलब 2 equal 1 आएगा. प्लस प्लस है या मतलब इसमें क्या होगा? इंक्रीमेंट होगा या फिर इंक्रीज होगा. तो यहाँ पे वैल्यू 1 की इंक्रीज होके 2 आएगी और 2 इक्वल्स टू 1 आएगा. तो ये कंडीशन क्या होगी? फॉल्स होगी. इसके लिए हमारा आउटपुट क्या आएगा? फॉल्स. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. So our next question is, which data type will throw an error when we perform modulus operator? हम इसे मॉडुलस ऑपरेटर कहते हैं. जो हम परसेंट जो लिखते हैं उसे हम प्रोग्रामिंग में मॉडुलस ऑपरेटर कहते हैं. सो विच डाटा टाइप विल थ्रो एन एरर वी परफॉर्म मॉडुलस. इनमें से कौन सा डाटा टाइप है जो हमें एरर देगा जब हम मॉडुलस ऑपरेटर परफॉर्म करेंगे? तो इंटीजर, शॉर्ट, फ्लोट या फिर डी ऑल ऑफ अबव. सो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, फ्लोट. फ्लोट ऐसा डाटा टाइप है
कि वो क्या करेगा, एरर थ्रो करेगा जब हम मॉड्यूलस ऑपरेटर परफॉर्म करेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, float occupy how many bytes in memory? This is very easy question. float कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करता है बाइट में? हाउ मेनी बाइट्स इन मेमोरी? तो 0 बाइट, 1 बाइट, 2 बाइट या फिर 4 बाइट। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 4 बाइट। फॉर इंट, इंटीजर के लिए कितनी बाइट मेमोरी चाहिए होती है? 2 बाइट। कैरेक्टर की अगर आपको ऐसे ऐड नहीं रखना आता हो तो आप एफ एंड फोर का स्पेलिंग होता है FOUR, एंड यहाँ पे दिखा है हमें फ्लोट ऑक्यूपाई। सो हम इससे क्या कर सकते हैं, ऐड रख सकते हैं, या फिर हम मतलब ये ऐसा हमारी एक शॉर्ट फॉर्म है कि हम इसे ऐसे ऐड रख सकते हैं कि फ्लोट ऑक्यूपाई कितने बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, तो वो 4 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी हियर, C language is which subset? Is which language subset? C language कौन से लैंग्वेज का सबसेट है? जावा, पाइथन, C++ या C हैश? So our correct answer is option C. C language is which language subset? So answer is C++. Then here see our next question is, ऑटोमेटिक वेरिएबल्स आर स्टोर्ड इन। ऑटोमेटिक वेरिएबल्स जो होते हैं वो किस में स्टोर होते हैं? स्टैक में, हीप में, रजिस्टर में या फिर नोन? सो जो हमारे ऑटोमेटिक वेरिएबल्स होते हैं वो स्टैक में क्या रहते हैं, स्टोर्ड रहते हैं। देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कीवर्ड इज यूज टू कम आउट ऑफ ए लूप ओनली फॉर दैट इटरेशन? इनमें से कौन सा कीवर्ड हम यूज करते हैं जबकि हम फॉर इटरेशन के लिए, जब हमें लूप में बाहर आना हो, जब हम लूप में से बाहर आना हो और उस टाइम पे हम कौन सा कीवर्ड यूज़ करते हैं इटरेशन के लिए? तो हम कंटिन्यू जो कीवर्ड है वो यूज़ करते हैं। हमें एक ही बार जब लूप में से बाहर आना हो इटरेशन के लिए तो हम वहाँ पे कंटिन्यू कीवर्ड यूज़ करते हैं। देन here see our next question is, predict the output of program. हमें यहाँ पे आउटपुट प्रेडिक्ट करना है। मेन पेरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस, हमारा जो प्रोग्रामिंग का जैसा लिखते हैं हमने वैसे ही लिखा है प्रोग्रामिंग को। और यहाँ पे मेन जो है वो क्या फाइंड आउट करना है हमें, इंटीजर यानी इज इक्वल्स टू 5 - 4 + 2 स्टार 5। तो ये स्टार किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए है, प्रिंटफ, मॉड्यूलस और %d ये इंटीजर वैल्यू के लिए हमने लिखा है, %d, एन मतलब नंबर के लिए हमने लिखा है। तो यहाँ पे हमें ये ऑपरेशन क्या क्या है, परफॉर्म करना है और इसका आउटपुट क्या आएगा। तो जब हम मैथमेटिकल ऑपरेशन सी लैंग्वेज में परफॉर्म करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम पहले हम क्या करते हैं, उसमें डिवीजन का साइन अगर हो तो हम पहले वहाँ पे डिवीजन करते, देन मल्टीप्लिकेशन करते, उसके बाद में हम एडिशन करते और फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं। सो हमें यहाँ पे दिखा है 5 - 4 + 2 स्टार 5। तो हमें पहले क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है। यहाँ पे डिवीजन तो है नहीं तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो 5 × 2 कितना होता है, 5 × 2 10, देन 10 + 4 14, देन 14 - 5 कितना आएगा, एस करेक्ट आंसर इज अवर ऑप्शन सी 9। देन here see our next question number 60 is, every function must return a value। ये हमने क्वेश्चंस देखा है तो इसका आंसर था नो। क्या किसी भी फंक्शन में हमें रिटर्न वैल्यू लिखना ज़रूरी है? तो नहीं, हमें ज़रूरी नहीं है। देन आवर क्वेश्चन नंबर 61 इज, द फॉर्मेट आइडेंटिफायर %i इज यूज फॉर विच डाटा टाइप? हम जो आइडेंटिफायर यूज़ करते हैं %i वो किस डाटा टाइप के लिए यूज़ करते हैं, इंटीजर, डबल, कैरेक्टर या फिर फ्लोट? So for %i
The format per identifier %i is used for which data type? Our answer is integer. हम इंटीजर के लिए %d भी लिखते हैं या फिर हम आइडेंटिफायर %i भी हम इंटीजर के लिए लिखते हैं. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. देन क्वेश्चन नंबर 62 इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर इन सी. असाइनमेंट ऑपरेटर सी लैंग्वेज में कितने टाइप के होते हैं? तो ऑप्शन बी करेक्ट है. 2 टाइप्स के असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं सी लैंग्वेज में. क्वेश्चन नंबर 63 इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स दैट कैन बी पास्ड इन अ सिंगल फंक्शन. मैक्सिमम नंबर के आर्ग्यूमेंट जो होते हैं वो सिंगल फंक्शन में पास हो सकते हैं. द मैक्सिमम नंबर आर्ग्यूमेंट्स दैट कैन बी पास्ड. क्या हम मैक्सिमम नंबर के आर्ग्यूमेंट्स सिंगल लाइन फंक्शन में पास कर सकते हैं? तो ऑप्शन कितने कितने मैक्सिमम नंबर्स के आर्गुमेंट? सो 127 है, 0 है, 255 है, या क्वेश्चन नंबर 63 में जो ऑप्शन डी है वो है 253. सो ऑप्शन डी करेक्ट है. 253 मीन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स दैट कैन बी पास इन सिंगल फंक्शन 253. मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स कितने पास कर सकते हैं हम सिंगल फंक्शन में? 253. देन क्वेश्चन नंबर 64 इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सी कमेंट्स आर इन सी. कितने टाइप्स के कमेंट होते हैं सी में? 1, 2, 3 या फिर नोन या 4. सो 2 टाइप्स के कमेंट्स होते हैं सी लैंग्वेज में. देन क्वेश्चन नंबर 65 इज डिक्लेरेशन ऑफ सिंगल लाइन कमेंट इज. हम सिंगल लाइन कमेंट को कैसे डिक्लेयर करते हैं? तो यहाँ पे या 4 ऑप्शन है: स्लैश %, स्टार, स्टार स्लैश या डबल स्लैश या फिर स्लैश स्टार, स्टार स्लैश. सो ऑप्शन सी करेक्ट है, डबल स्लैश. डिक्लेरेशन ऑफ सिंगल लाइन कमेंट इज डबल स्लैश. देन क्वेश्चन नंबर 66 इज सो अ फंक्शन कैन बी कॉल्ड इनसाइड अनदर फंक्शन. जो हमारा फंक्शन होता है किसी दूसरे फंक्शन के अंदर, उसे हम कैसे कॉल करते हैं या फिर उसके हम क्या कहते हैं? सो ये या फिर हम किसी फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकते हैं. ये हमारा क्वेश्चन है कि अ फंक्शन कैन बी कॉल्ड इनसाइड अनदर फंक्शन. क्या हम किसी फंक्शन को अनदर फंक्शन में कॉल कर सकते हैं? ये ट्रू है, फॉल्स है, या दोनों है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं. सो हमारा ऑप्शन ट्रू है कि हम किसी फंक्शन को दूसरे फंक्शन के अंदर कॉल कर सकते हैं. सो हमारा ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट होगा. ये क्वेश्चन का आंसर ट्रू है. सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फंक्शन कैन बी डिफाइंड इनसाइड अनदर फंक्शन. हमारा पहला क्वेश्चन था कि हम किसी भी फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, तो हमने उसका आंसर दिया था ट्रू है. बट यहाँ पे क्वेश्चन है कि हम किसी भी फंक्शन के अंदर क्या हम दूसरे फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं? तो इसका हमारा आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा. सो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है. देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 68. A pointer that is initialized null value is called. A pointer that is initialized null value is called null pointer, while pointer, function pointer. Option D, pointer to pointer. So a pointer that is initialized null value is called null pointer. Option A is correct. Then our question number 69 is an uninitialized pointer is called. जो अनइनिशियलाइज पॉइंटर होता है वो हम इसे क्या कहते हैं? वॉइड पॉइंटर, नल पॉइंटर, डैंगलिंग पॉइंटर. ऑप्शन डी, वाइल्ड पॉइंटर. जो अनइनिशियलाइज पॉइंटर होता है हम उसे वाइल्ड पॉइंटर कहते हैं. ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर. देन अवर लास्ट क्वेश्चन इज दैट इज क्वेश्चन नंबर 70.
रिजल्ट ऑफ लॉजिकल एक्सप्रेशन इन सी इज, जो हमारा रिजल्ट होता है लॉजिकल एक्सप्रेशन का सी में, वो कौन से होते हैं? ट्रू फॉल्स में होते हैं, 0 1 में होते हैं, या फिर ऑल होते हैं? सो अवर ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज 0 और 1. ऑप्शन सी इज करेक्ट. रिजल्ट ऑफ लॉजिकल एक्सप्रेशन इन सी इज 0 और 1. हम जो रिजल्ट मिलता है लॉजिकल एक्सप्रेशन सी लैंग्वेज में, हमें वो 0 और 1 में मिलता है, ना कि ट्रू और फॉल्स में. सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए. अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.